श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कर्म क्षेत्र का निर्धारण और विश्लेषण करने के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं और किसी भी सिद्धांत को केवल एकल रूप से हमें प्रभावी नहीं देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि कर्म क्षेत्र किसी भी जातक के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, क्योंकि मानव जीवन एक कर्म योनि है और कोई भी व्यक्ति कर्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता है। अब उसे कौन सा कर्म करना चाहिए जो उसके लिए लाभकारी हो, ऐसी उसकी इच्छा रहती है और यह स्वाभाविक भी है कि जिसमें उसे सफलता मिले वह ऐसा कार्य करे, जिसमें उसे मान सम्मान मिले, समाज में एक पहचान मिले, वो ऐसा कार्य करे और इसी की दिशा में वह बार बार प्रयास करता है। एक कर्म करता है, उसमें असफलता मिलती है, पुनः दूसरा कर्म अपनाता है कि कदाचित इसमें सफलता मिल जाए, लेकिन वहाँ भी असफलता मिलती है। अनेकों उपाय करता है, यंत्र मंत्र का उपयोग करता है, रत्न पहनता है, रुद्राक्ष पहनता है और कदाचित फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके समुचित विश्लेषण का अभाव उसे रहता है और एक सही दिशा ना मिलने के कारण वह दिशाहीन पत्ते की तरह भटकता रहता है और अपना जीवन पूर्ण कर लेता है, लेकिन उसे मानसिक संतुष्टि या अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता विशेष नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को उस क्षेत्र में सफलता का योग नहीं है और वह उसी क्षेत्र में सफलता के लिए बार बार प्रयास करता रहता है, जबकि सफलता की दिशा कहीं और थी। तो यदि उसे यह मालूम पड़ जाए कि कौन सी दिशा उसके लिए सफल है, कौन सा क्षेत्र उसके लिए सफल है, कौन सा स्थान उसके लिए सफल है, तो कदाचित वह अपने कार्यों में एक समुचित सफलता प्राप्त कर सकता है, जितना भी उसके ग्रहों के आधार पर बराबर उसकी कुंडली में बना हुआ होगा। तो इसी विचार पर आज की कक्षा का आयोजन है। सैद्धांतिक रूप से हम देखेंगे, उसके बाद अगली किसी कक्षा में एक कुंडली पर उदाहरण के रूप में उसे प्रस्तुत करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम समुचित रूप से किसी जातक के कार्य क्षेत्र का निर्धारण और विश्लेषण कर सकते हैं और हमें उसी पद्धति को अपनाकर करना भी चाहिए। यह स्वयं आपके विवेक, आपके अभ्यास और आपके प्रयासों पर निर्भर होगा। तो उन सिद्धांतों का वर्णन करते हैं जो सिद्धांत हमें समुचित रूप से विचार करने चाहिए किसी का भी कर्म क्षेत्र का निर्धारण और विश्लेषण करने के लिए। सभी ज्योतिष प्रेमी और ज्योतिष के जिज्ञासु इस बात से भली भांति परिचित हैं कि दशम भाव आजीविका का क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एक प्रमुख भाव होता है, जो जातक के लिए राज्य का, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, महत्वाकांक्षा का और उसकी आजीविका का निर्धारण करता है। तो व्यवसाय निर्धारण के जो प्रमुख घटक हैं दशम भाव में बैठने वाली ग्रह, दशम भाव को देखने वाली ग्रह, दशमेश और उसका नवांशपति, अर्ध त्रिकोण का विचार भी इसमें दूसरे, छठे और दसवें भाव का विचार भी आवश्यक है। और व्यवसाय के लिए हम सप्तम भाव का विचार करते हैं, नौकरी के लिए षष्ठम भाव का विचार करते हैं। दशम भाव के कारक का विचार अवश्य करना चाहिए। दशम भाव के कारक होते हैं सूर्य, जो राज्य का और प्रतिष्ठा का कारक है, शनि जो सेवा का कारक है, बुध जो व्यवसाय का और वाणिज्य का कारक है और गुरु राज्य, कृपा और भाग्य का कारक है। दशमांश वर्ग कुंडली का भी विचार किया जाना चाहिए। दशमांश वर्ग कुंडली में दशमेश की लग्नेश की स्थिति देखें और जो दशमांश वर्ग कुंडली के लग्नेश और दशमेश हैं उनकी स्थिति जन्म कुंडली में देखना चाहिए। चंद्रमा एक प्रमुख ग्रह होता है। चंद्रमा से दशम भाव के स्वामी और दशम भाव को देखने वाली ग्रह और दशम भाव में बैठने वाली ग्रहों का भी विचार हमें करना चाहिए। आत्मा कारक, अमात्य कारक, दशम पद और दशम पद का स्वामी और लगन पद से उसका संबंध और कारकांश कुंडली में भी अर्ध त्रिकोण की ग्रहों की स्थिति का विचार अवश्य ही करना चाहिए। तभी हम किसी जातक के एक सही कार्य क्षेत्र का विश्लेषण कर पाने में समर्थ होंगे।
दसम भाव से प्रमुख रूप से कर्म का, आजीविका का, राज्य का, कार्य कौशल का, कार्य दक्षता का, महत्वाकांक्षा का, मान प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का, राज्य का, सामाजिक स्तर और सामाजिक पहचान का विश्लेषण किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है, उसका निर्धारण करते हैं। तो दशमांश में लगन के स्वामी और दशम के स्वामी का विचार अवश्य करना चाहिए। अमात्य कारक और आत्मा कारक की स्थिति जन्म पत्रिका में कहाँ है, उसका विचार करें। दशमांश वर्ग के लग्नेश और दशमेश का विचार जन्म लगन में स्थिति के आधार पर करें। इसके अलावा जब हम कोई भी कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें हमारी वाणी भाव का, यानी द्वितीय भाव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वाणी के ऊपर ही कोई व्यक्ति किसी को अपना बना सकता है और वाणी के आधार पर ही वह अपने को भी पराया कर सकता है। तो जातक के अंदर जो वाक कौशल और अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता होती है, उसका विचार किसी भी कार्य व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए बुध और द्वितीय और तृतीय भाव कारक होती हैं। इन पर यदि पाप प्रभाव होता है तो व्यक्ति की वाणी में एक दोष आ जाता है। व्यक्ति अपनी प्रस्तुति देते हुए भी कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर सकता है और अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा वह अपने अधिकारियों को या अपने कार्य क्षेत्र की सफलता को बाधित कर सकता है, अधिकारियों की कृपा पात्र त्याग सकता है। इसलिए इनके भाव और भाविशों की स्थिति और बुध की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, ताकि हम जातक की वाणी कौशल का और उसकी वाक कौशल के आधार पर अपनी बात की प्रस्तुति का विचार कर सकें। दूसरा सिद्धांत आता है कि जातक में निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, कितने समय पर, सही समय पर कहीं वह निर्णय लेने की क्षमता रखता है या अपना निर्णय लेने की क्षमता में इतनी देरी कर देता है कि तब तक वह समय या जो अवसर उसे प्राप्त हो रहा था वह निकल जाता है। लग्न और लग्नेश पर होने वाले प्रभाव, और क्योंकि मानसिक स्थिति का कारक चंद्रमा और बौद्धिक स्थिति का कारक बुध होता है, इनकी स्थिति का विचार कर लेना चाहिए ताकि जातक के निर्णय लेने की क्षमता का प्रभाव ज्ञात हो सके। अगला कार्य देखना चाहिए कि परिस्थिति जन्य स्थिति से निपटने का कौशल जातक के पास कितना है। एक व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है अपनी योग्यता, क्षमता या पहचान के आधार पर, लेकिन जब परिस्थितियां उसके विपरीत होती हैं तो वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है, क्योंकि उन परिस्थिति जन्य स्थितियों से निपटने का कौशल उसके पास नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति में जातक अपना परिचय देता है, अपने कौशल का परिचय देता है, तो वह एक सोने की तरह तपकर निकलता है। इसके बाद उसे संबंध देखने चाहिए जातक के कि वह संबंधों में कितना कुशल है, अपने से बड़ों के संबंधों में, अपने समकक्षों के संबंधों में, अपने विरोधियों के संबंध में, अपने विपरीत जेंडर के संबंध में और अपने से नीचे कार्य करने वाले कनिष्ठ जनों के संबंध में उसके संबंधों का विचार भी कर लेना चाहिए। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी से यदि हमारे संबंध अच्छे होंगे, जो हमारे सीनियर्स होंगे उनसे हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग और उनके अधिकार क्षेत्र का प्रभाव लेकर हम अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो क्योंकि वरिष्ठजनों के संबंध में हमारे बड़े अधिकारी, राजा, हमारे गुरुजन और जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वे होते हैं, और जातक का स्वयं का स्वाभिमान होता है और इनका कारक सूर्य होता है। तो सूर्य की स्थिति यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि में हो, तो ऐसा जातक अपनी वरिष्ठ जनों से अच्छे संबंध बनाकर रखता है, उनका कृपा पात्र होता है और सफलता प्राप्त करता है। दूसरा विचार हमें सहयोगी और समकक्ष लोगों से विचार करना चाहिए। वो हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। तो उनसे संबंध बनाने के लिए हमें धैर्य का पालन करना चाहिए और शीघ्र उत्तेजित होने से बचना चाहिए। यदि कोई भी जातक शीघ्र उत्तेजित हो जाता है तो वह अपनी उत्तेजना के कारण अपने संबंधों को खराब कर लेता है और उसे कार्यों में सफलता अच्छी नहीं मिल पाती है। तो धैर्य के लिए चंद्रमा और मंगल, क्योंकि चंद्रमा मानसिक स्थिति है और मंगल धैर्य और पुरुषार्थ पराक्रम का कारक होता है। इसके बाद अपने से जो निम्न वर्गीय कनिष्ठ जन होते हैं उनसे हमारा संबंध कैसा है। हम उन्हें आदेश देते हैं, उनसे कार्य लेते हैं। तो यदि हम आज्ञा के रूप में, एक आदेश के रूप में, एक अधिकारी के रूप में उन्हें आदेश देते हैं तो वे मानेंगे, लेकिन
शायद मन से नहीं मानेंगे, लेकिन हम उनको कार्य की पूर्ति के लिए उनकी जिम्मेदारी का बोध कराते हुए उनको आदेश देते हैं, तो वह उस कार्य को समुचित सफलता से और अपनी दक्षता से पूरा करते हैं। और जो हमें जिम्मेदारी दी है उनसे कार्य लेने की, उसमें वे हमारे सहयोगी बन जाते हैं। तो इसका कारक होता है शनि। यदि शनि बलवान स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो अपने कनिष्ठ जनों से जातक को पूरा सहयोग मिलता है। अंत में जातक का प्रबंध कौशल बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है कि समय पर आने वाली परिस्थिति को वह कैसे हैंडल करता है। इसके बाद विचार करें द्वितीय भाव का, क्योंकि द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब और परिवार का होता है, समाज का होता है और धन संग्रह का होता है। जातक कितना कमाता है, उसके बाद धन संग्रह कितना कर पाएगा, इसका विचार द्वितीय भाव से करें। लाभ भाव का विचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाभ भाव हमारे लाभ का है, आय का है, आय के साधनों का है, आय की प्राप्ति का है और हमारी इच्छा पूर्ति का है। ये भाव हमारे कार्यों के लिए, धन प्रदान करने के लिए आजीविका में सहायक होते हैं। छठवां भाव नौकरी का होता है, सप्तम भाव स्वतंत्र व्यवसाय का होता है। इसके अलावा हमें द्वादश भाव का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव हमारी व्यय का होता है, हानि का होता है, बंधन का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है। उनमें कुछ दृश्य भी हो सकते हैं और कुछ अदृश्य भी हो सकते हैं। आकस्मिक रूप से व्यय होना, आकस्मिक रूप से हानि होना, स्वास्थ्य का खराब होना, बंधन का हो जाना, बीमार हो के अस्पताल आदि में चले जाना हमारी कार्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो उसके कारकत्वों का विचार हमें कर लेना चाहिए, उसके भाव का विचार हमें करना चाहिए। नवम भाव का विचार करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है और वरिष्ठ जनों का होता है। यदि भाग्य हमारा बलवान होगा तो भाग्य सहायक होगा, तो हम कर्म क्षेत्र में सफल होंगे, क्योंकि बिना भाग्य की प्राप्ति के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। और जो हमारे वरिष्ठ जन होंगे, हमारे गुरुजन होंगे, हमारे बड़े होंगे, उनकी कृपा हमें मिलती रहेगी, तो हम अपनी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव साझेदारी का होता है, चंद्रमा से विचार करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जातक का मन होता है और स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता के लिए चंद्रमा का बलवान होना बहुत आवश्यक है। सप्तम भाव पर कोई पाप प्रभाव ना हो, अन्यथा वहाँ छल भी मिल सकता है, धोखा भी हो सकता है और आपके साझेदारी ही आपके लिए एक कष्टकारी बन सकती है। छठवां भाव प्रतियोगिता का होता है, संघर्ष का होता है, संघर्ष में क्षमता प्रदान करने का होता है, परीक्षा में सफलता प्रदान करने का होता है, शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का होता है। तो छठवें भाव का विचार भी इसमें आवश्यक होता है। इसके बाद जो बलवान ग्रह होते हैं जन्म पत्रिका में, षडबल, विंशोपक बल और अष्टक वर्ग बल के आधार पर उनका निर्धारण करना चाहिए। अष्टक वर्ग में कम से कम 4 या उससे अधिक शुभ रेखाओं का होना, विंशोपक में 12 या 13 विंशोपक बल से ऊपर होना और इसी प्रकार षडबल में उसी बलवान होना चाहिए। वे अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा प्रभाव देकर जातक को सफलता दिलाते हैं। तो इस तरह से सभी भावों का, सभी कारकों का हमें विचार करना चाहिए और तभी किसी जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करना चाहिए। तात्कालिक दशा और गोचर का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही समय पर सही दशा का मिलना और सही गोचर का मिलना जातक के लिए बहुत लाभदायक होता है। धन योग और राजयोग कौन कौन से बन रहे हैं उनका विचार भी कर लेना जातक के व्यवसाय निर्धारण में और उसकी सफलताओं को प्रभावित करने में सहायक सिद्ध होता है। आगे की कक्षा में एक उदाहरण के साथ इसको आपके सामने प्रस्तुति देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सरलता से इसे समझ सकें। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।